हेलो बेटा। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में सिर्फ सो रहे हो कि पढ़ भी रहे हो आप लोग? क्योंकि हम तो नींद की बात कर रहे थे। कल हम लोगों ने नींद के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, उसके नेचर को देखा। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि नींद हमारी कितने प्रकार की है, और जो इसके प्रकार हैं इन्हें अगर हम इनका केमिकल थ्योरी देखें या अगर हम इनका जो नर्वस सिस्टम से इनका क्या रिलेशन है, और ब्रेन में ऐसे कितने ऐसे पार्ट हैं जो कि स्पेसिफिकली हमारी नींद के लिए उत्तरदायी होते हैं। आज हम उन्हीं की बात करेंगे, नींद। इसमें हम लोग चलते हैं रैपिड आई मोमेंट स्लीप की तरफ। रैपिड आई मोमेंट जो स्लीप है, इसको एक्टिव स्लीप या पैराडॉक्सियल स्लीप या डी स्लीप भी कहा जाता है। जो आपका रैपिड आई मोमेंट स्लीप है, इसको एक्टिव स्लीप, पैराडॉक्सियल स्लीप या डी स्लीप भी कहा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं नेम आपको बता रही हूँ, ये आपकी कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ डी स्लीप, व्हाट इज़ एक्टिव स्लीप, व्हाट इज़ पैराडॉक्सियल स्लीप, ड्रीम स्लीप। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग उसको रैपिड आई मोमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप के नाम से, ये तो ऑलरेडी फेमस है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कन्वर्ट कर दिया जाता है कि क्या आप उसको जानते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में अपने रखिएगा और लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। नहीं क्लियर होगा तो अपनी प्रॉब्लम आप लोग मेरे को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि रैपिड आई मोमेंट जो स्लीप है, उसको एक्टिव स्लीप, पैराडॉक्सियल स्लीप, डी स्लीप भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो आपकी स्लीप होती है, इसमें जो व्यक्ति है जब सोया होता है तो उसकी जो मस्तिष्कीय क्रियाएं हैं, जो उसकी हार्ट बीट है, जो बीपी है, वो सब जो अन्य देह क्रियाएं होती हैं, उसका कुछ न कुछ जो सिम्टम है वो जागृता अवस्था से मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ जो रैपिड आई मोमेंट स्लीप है, इसमें अलग अलग जो ये आपके ईईजी पैटर्न्स होते हैं, इनको भी मेज़र किया गया और इसका संबंध मूल रूप से ड्रीम से देखा गया है, स्वप्न से भी देखा गया। अगर हम हॉब्सन की बात करें तो हॉब्सन 1989, हॉब्सन 1989 1989, उन्होंने कहा है कि जो एक फीटस है, भ्रूण है, वो माँ के गर्भ में, जो फीटस है वो माँ के गर्भ में लगभग 80%, 80% समय तीव्र नेत्र गति युक्त निद्रा, तीव्र नेत्र गति की नींद यानी REM, रैपिड आई मोमेंट स्लीप में ही बिताता है। जो फीटस है वो माँ के गर्भ में लगभग 80% समय, 80% जो समय है वो रैपिड आई मोमेंट स्लीप में ही बिताता है। 6 साल से में, या हम कहें कि 6 टू प्यूबर्टी पीरियड, 6 साल में से जो शुरू होती है उसकी टाइमिंग, और प्यूबर्टी पीरियड तक अगर हम बात करें तो व्यक्ति रात में लगभग 8.5 से 9 घंटे गहरी नींद में सोता है, ठीक। 8.5 से 9 घंटे, ये प्यूबर्टी पीरियड की कंडीशन है, 6 टू प्यूबर्टी पीरियड, ठीक है। वो 8.5 से 9 घंटे की जो होती है वो गहरी नींद देता है। जब हम एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस एज में जब पर्सन पहुंचता है तो यह टाइमिंग जो होती है उसकी घट जाती है, और लगभग ये आपका एवरेज बना लेता है 7 से 7.5 घंटे का। जैसे जैसे पर्सन की जो एज है वो बढ़ने लगती है, नींद की जो मात्रा है, जो उसकी क्वालिटी है, वो कम होने लगती है। 30 से 40 साल की अगर हम बात करें, 30 से 40 साल का जो एजिंग पर्सन है, जिसकी एज 30 टू 40 है, इसके बीच में है, तो इनकी आयु अगर इतनी हो गई तो वहाँ आपकी स्लो वेव स्लीप कम होने लगती है। स्लो वेव स्लीप, फिर वही बात, यस ड्रीम किसको कहा गया है? नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप, ठीक है, वो कम होने लगती है। नॉन रैपिड आई मोमेंट जो स्लीप है इसको यस स्लीप भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह की जो नींद होती है इसमें व्यक्ति का जो EEG, इसको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी था,
तो जो इसका EEG पैटर्न होता है उसमें अन्य जो बातें होती हैं उसके अलावा भी बोले तो स्लो वेव होता है। साथ ही साथ सक्रमिक या एक ही समय में होने वाले जो वेव्स होते हैं वो होने लगते हैं, जिसमें उस आपका कहें तो स्लीप स्पेंडल जो होता है वो बनने लगता है। स्लो वेव स्लीप से कहने का अर्थ है कि ये ऐसी नींद है जिसमें नींद की जो अवस्था तीसरी और चौथी में पाई जाती है, जिसमें कि कहने का अर्थ है कि ये नींद की तीसरी और चौथी अवस्थाएं जो पाए जाने वाली नींद होती हैं उनसे होता है, जो स्लो वेव स्लीप होते हैं। यह नींद की तीसरी और चौथी अवस्था में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें जो व्यक्ति है उसका EEG अगर हम मेजर करते हैं तो ये काफ़ी लार्ज एम्पलीट्यूड टाइप के होते हैं, यानी जो इनकी तरंगें होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी बनने लगती हैं। साथ ही स्लो जो होते हैं वेव्स आपके आने लगते हैं और कम्प्लीटली यहाँ पे डेल्टा वेव्स हो जाती हैं, डेल्टा तरंगे बनने लगती हैं। तो यहाँ ये डेल्टा वेव्स जो है वो शो करने लगती हैं, कि इसीलिए इसको डेल्टा निद्रा भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ डेल्टा वेव्स जो होते हैं वो काफ़ी गहरी नींद को ही शो करते हैं। नींद की अगर दृष्टिकोण से हम एक मानव जो एडोलसेंस पर्सन है और एक जो मोनोफेजिक पर्सन है, अगर उनमें हम अगर देखें तो जो मानव शिशु है वह स्थिर यानी पॉलीफेजिक स्वरूप का होता है, और जो मानव वयस्क एडोलसेंस पर्सन है वो मोनोफेजिक फेज का होगा। कहने का अर्थ है कि जो मानव मनुष्य है एडोलसेंस एज का है तो मोनोफेजिक होगा, और जो शिशु है वो पॉलीफेजिक होगा। उसका स्वरूप ऐसा होता है किसका, नींद का। अगर हम केमिकल थ्योरी की बात करें नींद की, अगर जो रासायनिक सिद्धांत हैं उसकी बात करें तो उसके अनुसार जब हम जागृतावस्था में होते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं तो उसमें व्यक्ति के कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है। नींद की रासायनिक सिद्धांत की अगर बात करें तो रासायनिक सिद्धांत के अनुसार जागृतावस्था जब व्यक्ति की होती है तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है। ये व्यक्ति के अंदर जमा हो जाते हैं। ये कब जमा होंगे, जब हम जागते रहेंगे। हिप्नोटॉक्सिन जब हम जाग रहे होते हैं तो ये हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति है उसको नींद आती है, और जब ये आपकी हिप्नोटॉक्सिन नींद की अवस्था में धीरे धीरे शरीर से रिलीज हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो फिर हम जागते हैं और बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं, यानी तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। ऐसा नींद का रासायनिक सिद्धांत कहता है कि जब भी हमको नींद आती है तो इसका मतलब कि हमारे शरीर में हिप्नोटॉक्सिन जमा हो चुका है, और जब हम उठते हैं तो हम काफ़ी फ्रेश फील कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर से जो हिप्नोटॉक्सिन है वो समाप्त हो जाता है या धीरे धीरे सुप्तावस्था में रिलीज हो जाता है। इसीलिए हमको ताजगी महसूस होती है। नींद का अगर हम नियमन की बात करें, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, उसका नियमन कहाँ से हो रहा है, तो इसके लिए जो ब्रेन होते हैं उसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, हाइपोथैलेमस की, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की, तो ये जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैं, हाइपोथैलेमस हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, ये मूल रूप से जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं ये हमारे नींद का नियमन करते हैं। कैसे हमको नींद आएगी, कब नींद आएगी, कैसे हमको सोना है, कितने हम स्वप्न देख रहे हैं, हमारी नींद की गहराई क्या है, इन सब का जो अरेंजमेंट है वो आपके इन्हीं के द्वारा होता है। यानी ब्रेन की जो स्पेसिफिक ये पार्ट का मैंने नाम लिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस और एक्टिवेटिंग जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, इन्हीं के द्वारा आपका होता है। ठीक है। यहाँ अगर हम डिमेंट 1974 की बात करें तो डिमेंट का कहना है कि प्रत्येक 24 घंटे में, अकॉर्डिंग टू डिमेंट, प्रत्येक 24 घंटे में अनेकों जो बॉडी फंक्शन हो रहे हैं, हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, साथ ही उसमें जो बहुत अधिक और बहुत निम्न दिशा की ओर जो उतार चढ़ाव हो रहा है, रेगुलर फंक्शंस जो हो रहे हैं, इसे सर्केडियन सामंजस्य कहा गया है। सर्केडियन रिदम्स अकॉर्डिंग टू डिमेंट 1974 के अनुसार जब हम प्रत्येक 24 घंटे में
नेक्स्ट 24 घंटे में हम सारी, जाहिर सी बात है कि बॉडी फंक्शन होंगे ही, जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं और जो हमारे व्यवहार में कुछ अधिकतम कुछ निम्नतम, ये जो दिशा में कभी बहुत अधिक कभी कभी निम्न, जो दिशा में हमारे उतार चढ़ाव हो रहा है, जो रेगुलर फंक्शन हो रहा है, इसे कहा गया है सर्केडियन रिदम्स। ठीक है, नींद की जो आपकी सर्केडियन रिदम्स की यहाँ पर मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो ये जो कहा गया है वो नींद के फंक्शन की जो व्याख्या करने के लिए 2 सिद्धांत आपके किए गए हैं, पुनः स्थापन और जीवन चक्रीय। तो आपकी ये जो नींद के सिद्धांत हैं, पुनः स्थापन, रेस्ट्रोएक्टिव थ्योरी और जीवन चक्रीय, यानी कहने का मतलब करने का अर्थ है कि सर्केडियन थ्योरी, तो यहाँ इन दोनों थ्योरी की यहाँ मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है इसमें कि जब हम पुनः स्थापन सिद्धांत की बात करते हैं तो ये सिद्धांत इस बात पे बल डालता है कि जागृतावस्था में जो व्यक्ति है उसके शरीर और मस्तिष्क में, जब जागृतावस्था का जो व्यक्ति है उसके शरीर और मस्तिष्क में काफ़ी जब थकान हो जाती है, बॉडी में और ब्रेन में जब काफ़ी थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो नींद के द्वारा इसे दूर किया जाता है। फिर वही बात आपकी आ गई हिप्नोटॉक्सिन की। जब हमको थकान होती है तो हमारे शरीर में हिप्नोटॉक्सिन की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है। जब हम सोते हैं या नींद की क्रिया के द्वारा इस थकान को दूर किया जाता है, हिप्नोटॉक्सिन को शरीर से हटाया जाता है। इससे जो हमारा मन है और शरीर है उसमें फुर्ती आने लगती है। कहने का अर्थ है कि नींद जो है थकान को, और जो मस्तिष्क की थकान है या शारीरिक जो कार्य है उससे जो थकान है वो नींद की जो है उसके द्वारा दूर किया जाता है। साथ ही इस तरह मन और शरीर में जो फुर्तीलापन है उसको बनाए रखने में भी जो हमारा नींद है वो समर्थ होता है। अगर जीवन चक्रीय सिद्धांत की बात करें तो जीवन चक्रीय सिद्धांत के अनुसार जो नींद है वो व्यक्ति को रात के अंधेरे में जो खतरनाक घटनाएं होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उनसे बचाता है। रात में अंधेरे में कभी खुद फील किया होगा कि डर लग रहा है, तो डर क्यों लग रहा है, हम ऐसा सोच रहे हैं। तो नींद जो है जीवन चक्रीय सिद्धांत के अनुसार जो नींद है वो रात के अंधेरे की जो खतरनाक घटनाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनसे बचाता है। नींद आ जाती है, सो जाते हैं, क्या हो रहा है नहीं पता, ताकि व्यक्ति रात के समय जो आपके परभक्षियों हैं उनसे अपने आप को बचा सके। तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से सिक्योर करने के लिए नींद जो है वो आवश्यक हो जाती है, और इसी की वजह से हमारे जीवन के चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए नींद आवश्यक हो जाती है। नींद का जो आपका सर्केडियन रिदम्स की मैंने बात की, ये नींद आपकी स्लीप या वर्कनेस जो साइकिल है उसके साथ ही बॉडी टू टेम्परेचर है उसका महत्व बताता है। जो आपका सर्केडियन जो रिदम्स है नींद के अध्ययन में, जो मैंने अभी जस्ट कहा कि सर्केडियन जो आपकी ये रिदम्स है, ये आपके जो उच्चतम से निम्नतम की ओर जो उतार चढ़ाव होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ ये जो आपका रिदम्स है इससे नींद और जागरण का जो चक्र है आपका स्लीप वर्कफुलनेस जो साइकिल है, ये साइकिल और साथ ही आपका बॉडी टेम्परेचर दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि एक अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें, सामान्य जो व्यक्ति है, उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लगभग 3 से 4 बजे के बीच, अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति की बात करें तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 3 से 4 बजे के बीच कम से कम 97 से 97.5 यानी 97 to 97.5 डिग्री तक होता है। ये टेम्परेचर कब होता है? 3 से 4 बजे के बीच में। अगर हम 5 से 8 बजे के बीच अगर व्यक्ति की हम बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करें तो उस समय अधिकतम आपका 98.6 डिग्री तक घट बढ़ करके हो जाता है। तो व्यक्ति को उस समय अच्छी नींद आती है जब उसका शारीरिक जो तापक्रम है, जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो कम होता है, और उसमें सतर्कता सबसे अधिक होती है। यानी जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हमको अच्छी नींद आती है, और उस नींद में भी हम काफ़ी सतर्क होते हैं। जब हम उनका तापक्रम जो होता है उच्चतम होता है तो सतर्कता कम भी हो जाती है। ठीक,
तो यहाँ सतर्कता भी एक सर्केडियन रिदम्स को दिखलाता है जो निद्रा अवस्था या जागरण की अवस्था से संबंधित होता है। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो सतर्कता 2 से 5 बजे के बीच शाम को या 2 से 7 बजे के बीच, इसके बीच में उनकी जो सतर्कता होती है निद्रा में वो अधिकतम होती है। दोपहर के बाद सतर्कता में कमी आने लगती है। दोपहर के बाद सतर्कता में व्यक्ति की कमी आने लगती है। यहाँ कमी आने से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। अगर हम सुपर कैज़मेटिक न्यूक्लियस की बात करें, सुपर कैज़मेटिक न्यूक्लियस ये हाइपोथैलेमस में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपकी सर्केडियन जो रिदम्स हैं उसको नियंत्रित करता है। सुपर कैज़मेटिक जो न्यूक्लियस है वो हाइपोथैलेमस की एक कहें तो सूक्ष्म संरचना होती है जो आपके सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करता है। सचमुच में ये एक आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में वर्क करता है। आज की जो नई स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये कहा गया है, उससे पता भी चला है कि जो सर्केडियन जो रिदम्स होती हैं इसका ह्रास या प्रवाह, इसका अगर हम ह्रास की बात करें या इसका फ्लो की बात करें तो ये पूर्ण रूप से बायोलॉजिकल नहीं होता, बल्कि इस पर कुछ इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं, ख़ासतौर से अगर हम दिन रात की जो आपकी लाइट है उसका प्रभाव मूल रूप से पड़ता है। कहने का अर्थ है कि जो सर्केडियन जो रिदम्स होती हैं उस पर आपकी फ्लो का पूर्णतः जैविक नहीं होता, बायोलॉजिकल नहीं होता, बल्कि इस पर आपकी इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं उसका इफेक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर है यहाँ पर? अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करें स्लीप से रिलेटेड, तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो मस्तिष्क की आपकी न्यूरॉन्स होते हैं उसमें हमेशा आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती रहती हैं। मस्तिष्क में जो आपके हमारे ब्रेन में जो नर्वस फंक्शन है उसमें हमेशा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। खोपड़ी पर अगर हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, खोपड़ी पर अगर हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दें तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं इनके हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इनका एक तरह से कहें तो आलेखन प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ आलेखन की जो क्रिया होती है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम से की जाती है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम यानी EEG से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये जो आपका मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं, जो नर्व्स होते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं एक साथ ही फायर होती हैं, यानी विद्युतीय रूप से एक साथ सक्रिय होती हैं। यहाँ फायरिंग करे कहने का मतलब ये है कि वो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो एक साथ एक्टिव होते हैं। अब यहाँ आप ये कहेंगे कि एक साथ एक्टिव हो रहे हैं, तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को लेक्चर के दौरान बताया था कि जब भी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो एक साथ एक्टिव होते हैं तभी हमारे अंदर स्नायुओं का प्रवाह होता है, नर्व्स इम्पल्स तभी जाते हैं। जब नर्व्स इम्पल्स आपके जाएंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफ़र होंगे, तो वैसी स्थिति में जो न्यूरॉन है उनका ट्रांसफ़र होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों न्यूरॉन एक्टिव हों, जो न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को ले जा रहे हैं और जो न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को अडॉप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वहाँ रिसेप्टर को भी तो एक्टिव होना ज़रूरी है। तो दोनों एक साथ एक्टिव होंगे, तो दोनों जब एक साथ यानी दोनों न्यूरॉन जब एक साथ एक्टिव होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका बढ़ जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से ही हमारे जो आवेग हैं उनका संचरण होगा। तो यहाँ दोनों न्यूरॉन एक साथ फायरिंग करेंगे, यानी यहाँ से वो न्यूरॉन आवेगों को दे रहा है, उधर से न्यूरॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बीच में आपका न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव है। इसी को कहा गया है यहाँ पर फायरिंग। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी फायरिंग हो रही है एक साथ होगी स्नायु कोशिकाओं में, और जब ये एक साथ फायर होते हैं यानी कहने का अर्थ है कि एक साथ जब से ये सक्रिय होते हैं तो जो पूरी आपकी फायरिंग होती है उसके कारण आपकी संचयी जो सक्रियता है वो बहुत अधिक हो जाती है। जो आपकी संचयी सक्रियता होती है वो काफ़ी अधिक हो जाती है, लेकिन जो आपके स्नायुविक कोशिकाएं होती हैं वो रेंडमली फायर करती हैं। जो आपकी स्नायु कोशिकाएं होती हैं वो रेंडमली फायर करें तो उनका जो
संचयी प्रभाव है वो कम होता है। पहली दशा की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपका संचय विभव है, जो संचयी विभव है वो काफ़ी अधिक होगा। लेकिन जब दूसरी दशा में हम चलते हैं तो वहाँ पर उसका संचयी विभव कम हो जाता है। साथ ही ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी विभव जितना ही अधिक होता है, विभव के परिवर्तन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होने लगती है। जो विभव में परिवर्तन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। अगर हम ब्रेन की सभी स्नायु कोशिकाओं की बात करें, सारे न्यूरॉन्स की बात करें, तो ये एक साथ फायर जब करती हैं तो वहाँ पे आपके आवेगों का संचरण सुचारू रूप से चलने लगता है। लेकिन जब एक साथ फायर न करें तो ऐसी जो दशा होती है आपकी, जिस दशा में कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं एक साथ फायर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में जो मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन आपका होता है वो उच्च विभव और निम्न आवृत्ति की हो जाती है। मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन यानी इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम से जो मेजर किया जा रहा है वो उच्च विभव और निम्न आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन उसका जो विभव होगा, जो इम्पल्स होंगे वो हायर होंगे। तो उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति और उच्च विभव की जो विद्युतीय क्रियाएं होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। यदि हम स्नायु कोशिकाओं को रेंडमली फायर करना शुरू करवाएं, सपोज दैट कि अगर जो हमारे न्यूरॉन हैं उनमें आपकी नर्व इम्पल्स जो जा रहे हैं वो रेंडमली कर रहे हैं फायरिंग, तो जो मस्तिष्क की विद्युतीय आलेखन होता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है ब्रेन में, उसमें निम्न विभव की उच्च आवृत्ति की विद्युतीय क्रियाएं दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की वाली बात है कि जब भी हम न्यूरॉन को रेंडमली फायरिंग करवाएं तो रेंडमली फायरिंग में आपको क्या मिलेगा, जब भी हम इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज़ ब्रेन में हो रहे हैं उसको अगर हम मेजर करना शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पर जो नर्व्स इम्पल्स हैं वो कम मात्रा में, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी अधिक प्रदर्शित हो रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी का अधिक होना ये क्या शो कर रहा है आपका, कि आपकी मस्तिष्क में जो ये फायरिंग हो रही है वो आपकी निम्न विभव और उच्च आवृत्ति की हो रही है। जागृतावस्था और सुप्तावस्था की जो विभिन्न दशाएं आपकी होती हैं, जागृतावस्था और सुप्तावस्था की जो दशाएं व्यक्ति की होती हैं उनका ज्ञान जो है कैसे हम लोग को पता चल पाता है, उनका जो ज्ञान है वो मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन से जो विश्वसनीयता होती है उससे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यहाँ जागृतावस्था में जब प्राणी किसी तीव्र समय के कारण अत्यंत जब एरोसोल की कंडीशन में होता है यानी उद्दोलित हो जाता है तो मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन में आपकी गामा तरंगे दिखाई देने लगती हैं। जब हम कोई व्यक्ति जाग रहा है और जागते समय उसके अंदर मान लीजिए कोई संवेग उत्पन्न हो गया, कहने का अर्थ है कि आप जाग रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं और वहाँ पे सपोज दैट कि लाइट है, रात में बैठे हुए हैं और जाग रहे हैं और लाइट चली गई, तो मैंने आपको कहा कि कभी अगर स्टॉल है उस पर पैर पड़ जाए तो चिल्ला पड़ोगे आप लोग। स्टॉल जो कितना सॉफ्ट है लगेगा कि अरे सर्प आ गया। तो यहाँ सांप के आने की स्थिति ये आपका तीव्र संवेग है जिसके कारण आप क्या करेंगे, चिल्ला देंगे। तो आपका चिल्लाना, स्टॉल पे पैर पड़ना और चिल्लाना, ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं, यहाँ तीव्र संवेग की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक, तो यहाँ इस समय जिस समय की लाइट चली गई, स्टॉल पे पैर पड़ गया, सांप की फीलिंग आई, आपने चिल्लाया, ये आपकी उद्दोलन की उच्चतम सीमा हो गई। अब यहाँ अत्यंत कहें तो तीव्र रूप से आप उद्दोलित हुए हैं। इस समय आपका जब मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन मेजर किया जाएगा, क्योंकि आप तीव्र संवेग की स्थिति में हैं, संवेगात्मक अवस्था आपके अंदर डर की बढ़ी हुई है और यहाँ पे उद्दोलन की अवस्था भी बढ़ गई। ठीक, इस समय जब हम ईईजी मेजर करेंगे आपके ब्रेन का तो उस मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन में आपकी गामा रेज जो है वो आपके 31 to 50, 31 यानी 31 से 50 चक्र प्रति सेकेंड की दर से दिखाई देने लगेंगी, जिस समय आपका उद्दोलन स्तर अधिकतम होगा। यहाँ बात समझ में आ रही है।
कि जब भी हम अधिसामयिक स्थिति में होते हैं और जागृतावस्था में होते हैं तो वो जो उद्दोलन का स्तर है वहाँ पर मस्तिष्क की जो आपकी विद्युतीय आलेखन है उसमें आपकी जो गामा रेज है, गामा तरंगे हैं, वो 31 to 50 साइकिल पर सेकेंड की दर से दिखाई देने लगती हैं। कहाँ पे दिखाई देंगी? मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन। ये कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में। ठीक है। साथ ही अगर हम मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सपोज दैट, तो मैथ का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो जैसी क्रिया के कारण उद्दोलन की दशा आती है, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप काफ़ी एक्टिव होते हैं, नोटिस किया होगा आप लोगों ने। तो जब हम काफ़ी एक्टिव होते हैं तो उस कारण जो हमारे शरीर में उद्दोलन की स्थिति उत्पन्न होती है उस समय बीटा तरंगे, बीटा रेज 13 to 30 13 से 30, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जब हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे ब्रेन में जो एरोसोल की कंडीशन होती है उसमें बीटा रेज, जो बीटा रेज है वो 13 to 30 चक्र प्रति सेकेंड की दर से दिखाई देने लगती हैं। ये भी आपके वैसे ही दिखाई देंगी जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो ब्रेन में शो कर रहा है, यानी मस्तिष्क की विद्युतीय आलेखन में। तो जब हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय अगर मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन हमारे मस्तिष्क से लिया जाएगा तो उस स्थिति में जो हमारी बीटा तरंगे हैं, मस्तिष्क में हमारी बीटा तरंगे हैं, वो 13 से 30 चक्र प्रति सेकेंड की दर से दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम आराम की दशा में हैं, जाग रहे हैं और आराम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जब हम जाग रहे हैं और आराम कर रहे हैं तो उस स्थिति में से कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो उस समय अगर हमारे मस्तिष्क का विद्युतीय आलेखन मेजर किया जाए, कहने का अर्थ है कि वहाँ पर अगर हमारी इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मेजर किया जाए तो वहाँ पे अल्फा तरंगे दिखाई देती हैं। अल्फा तरंगे आपके 8 से 12 चक्र प्रति सेकंड की दर से दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर के लर्न करना होगा कि जिस समय हम सामयिकी की स्थिति में होते हैं, काफ़ी एरोसोल की कंडीशन में होते हैं, अधिसामयिक होते हैं, तो उस समय हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जब मेज़र की जाती है तो उस समय गामा तरंगे, गामा किरण वेव्स जो है 31 to 50, 31 से 50 चक्र प्रति सेकेंड की दर से दिखाई देती हैं। ये कब दिखाई देंगे? जब हम अधिसामयिक होंगे। दूसरी तरफ जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमको ध्यान लगाना है, गणित का क्वेश्चन जो मैंने कहा, कोई मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे जब आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो आपकी क्रिया के कारण उद्दोलन की दशा है उसमें बीटा रेज दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ जो बीटा वेव्स हैं आपकी 13 to 30, 13 से 30 चक्र प्रति सेकेंड की दर से दिखाई देंगी। लेकिन जब हम आराम की दशा में होंगे तो उस समय आराम कर रहे हैं लेकिन सोए नहीं हैं, जागृतावस्था में हैं और आराम कर रहे हैं, तो उस समय जब हमारे मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन में अगर मेज़र किया जाए ब्रेन की इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज़ है, जब हम उसको मेज़र करना शुरू करेंगे तो उस समय हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगे, अल्फा वेव्स जो है 8 से 12 चक्र प्रति सेकंड की दर से दिखाई देती हैं। ठीक। तो यहाँ निद्रा की अवस्था आने पर तरंगों की जो आवृत्ति है वो कम हो जाती है। कहने का अर्थ है कि जब भी हम निद्रा की अवस्था में होते हैं तो जो हमारी वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। लेकिन नींद जैसे जैसे गहराई की तरफ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम गहन नींद की ओर बढ़ते चले जाते हैं, जो आपकी वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी उसी तरीके से कम होती जाती है। साथ ही जब तरंगों की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घटती जाती है तो उस समय उसका जो विभव है वो बढ़ने लगता है। ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जब भी हम सोते हैं हमारी नींद की गहराई बढ़ती है तो जो वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, लेकिन जो उसका विभव है वो बढ़ने लगता है। इस स्थिति का एक कहें तो अपवाद भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि विभव आवृत्ति भी घट रही है, विभव भी बढ़ रहा है, लेकिन हम निद्रा की अवस्था में नहीं है। ये ऐसा अपवाद भी मिला है।
जैसे कि आपकी स्नायु कोशिकाओं की जो विद्युतीय क्रियाएं हैं, उसके अलावा अगर निद्रा के संकेत के रूप में दो और तरीके के अगर हम आलेखन निकालें, कहने का अर्थ है कि ईजी अगर कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे आलेखन होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोमायोग्राफ जैसे है, पेशीय जो विद्युतीय आलेख है, या आपके जो नेत्र विद्युत आलेख हैं, ठीक है, तो अकेलोग्राफ जैसे को कहा गया है। तो ये जो है पेशी क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं तथा आलेख जो है शरीर की किसी भी पेशी क्रिया से प्राप्त किए जा सकते हैं। जब आपका नेत्र कहें तो जो नेत्र से संबंधित जो नेत्र गोलकों के की गति से संबंधित जो आपकी नींद होती है, उसका मेजरमेंट जब ये किया जाता है, तो वैसी स्थिति में जो इसकी क्रियाएं हैं वो आपकी शो करने लगती हैं। तो यहाँ कुछ अपवादास्पद भी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पे कि हमारे जो वेब्स हैं वो कुछ और शो करते हैं और व्यक्ति जो है वो किसी दूसरी स्थिति में होता है। इसी आधार पे जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जिस समय हमारी निद्रा की चारों अवस्थाएं जो होती हैं, चार अवस्थाएं जो चारों अवस्थाओं से हम गुजरते हैं, तो वहाँ जो मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन होता है उसमें भी समकालिकता की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जिस समय हम निद्रा की पहली अवस्था में होते हैं, उस समय भी जब हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के मेजरमेंट होते हैं, तो उस समय जो आपकी अल्फ़ा वेव्स होते हैं उसके साथ साथ जो थीटा वेव्स हैं, यानी कहने का अर्थ है कि इस समय अल्फ़ा वेव्स और साथ में थीटा वेव्स दोनों जो 4 से 7 चक्र प्रति सेकंड की दर से दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, यहाँ ये आपका शो कर रहा है जब हम ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का मेजरमेंट करना शुरू करते हैं, उसका आरेखन करना शुरू करते हैं। निद्रा की जो हमारी दूसरी अवस्था होती है उसमें आपकी अल्फा तरंगे लगभग समाप्त हो जाती हैं, सिर्फ थीटा तरंगे दिखाई देती हैं, लेकिन बीच बीच में 0.5 सेकेंड के लिए 0.5 सेकेंड के लिए स्लिप स्पिंडल दिखाई देने लगता है, जिसकी अगर फ्रिक्वेंसी हम मेजर करेंगे तो वे 12 to 14 शो करती हैं, 12 to 14 साइकिल पर सेकेंड की दर से। और ये जो आपके स्लिप स्पिंडल होते हैं वो कुछ कुछ क्षण के लिए दिखाई देने, यानी 0.5 सेकेंड के लिए ही शो करते होते हैं ये। इसकी तीसरी अवस्था में अगर हम चलेंगे तो थीटा वेव्स जो होते हैं उसके साथ हल्की जो डेल्टा वेव्स होती हैं वो भी दिखाई देने लगती हैं, यहाँ पर 1 to 4 साइकिल पर सेकेंड की दर से, या बोले तो यहाँ पे आपकी थीटा तरंगों के साथ जो डेल्टा तरंगे होती हैं उनका एक मिक्सचर दिखाई देने लगता है, यानी आपकी थीटा तरंगे भी दिखाई दे रही हैं और डेल्टा तरंगे भी दिखाई दे रही हैं। डेल्टा तरंगों का अधिक मात्रा में, यानी लगभग 50% आपकी अगर डेल्टा तरंगे दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब कि जो पर्सन है वो नींद की चौथी अवस्था में जा चुका है। ये मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है इसको। तो जब हमको 50% अगर दिखाई देने लगी डेल्टा तरंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि जो पर्सन है वो चौथी अवस्था में जा चुका है या चौथी अवस्था का उपदर्शन कर रहा है। नींद की जो पहली अवस्था से चौथी अवस्था तक की आपकी निद्रा होती है, पहली अवस्था से चौथी अवस्था तक, इसको कहा गया आपका स्लो वेव स्लीप, स्लो वेव स्लीप या यस स्लीप। तो ये जो आपकी निद्रा होती है इसी को आपकी डेल्टा निद्रा कहते हैं। जो पहले से चार, मैंने कहा था कि 4 चरणों में पूरी होती है, वैसे 5 चरण भी माने जाते हैं, जिसमें कि आपकी नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लिप के बाद आपकी रैपिड आई मोमेंट स्लिप आती है। तो नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लिप और इसके बाद नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लिप ये कंप्लीट होता है तो आपका एक साइकिल पूरा होता है नींद का। तो आपकी नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लिप की 4 अवस्थाएं और एक अवस्था आपकी रैपिड आई मोमेंट स्लिप की मिलाकर के आपकी 5 अवस्थाएं हो जाती हैं। इन्हीं 5 अवस्थाओं के आधार पर आपकी नींद का जो है वो मेजरमेंट होता है। क्लियर है? तो जो पर्सन पहली अवस्था से चौथी अवस्था तक निद्रा की जा रहा है, तो वहाँ टोटल जो आपकी नींद होती है नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप की, वो स्लो वेव स्लीप के अंतर्गत आती है, या संपूर्ण रूप से हम इसको डेल्टा निद्रा भी कहते हैं, डेल्टा स्लीप भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो जो पर्सन की नींद की बात हम लोग कर रहे थे, तो नींद के समय में जैसे जैसे पहले से जो चौथी अवस्था है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो नींद की गहराई होती है वो बढ़ती चली जाती है। किसी भी दो अवस्थाओं के बीच की जो सीमा बिंदु है
उसको ठीक ठीक से अगर हम मेज़र करें तो ये मेज़र करना आसान नहीं है। यानी पहली अवस्था से व्यक्ति दूसरी अवस्था में जा रहा है, अगर हम उसको बिल्कुल सही सही मेज़र करना चाहें तो ये मेज़र करना थोड़ा सा टिपिकल है कि किस स्थान से अब ये दूसरी, कहने का अर्थ है कि पहली अवस्था से व्यक्ति दूसरी अवस्था में एंट्री कर रहा है, इसके सीमा बिंदु को मेज़र करना आसान नहीं होता। ठीक है, वास्तव में ये जो आपकी नींद होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो आने का समय लगता है, इसमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। साथ ही अगर हम मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन की बात करें तो मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन में जो डेल्टा की तरंगों की जो मात्रा होती है वो नींद की गहराई को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन यहाँ पे वो बिंदु हमको नहीं मिल पाता है पूर्ण रूप से जिसको हम मेजर करके ये कह सकेंगे पहली अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में व्यक्ति एंट्री कर रहा है। तो यहाँ डेल्टा तरंगों का जो अगर हम रेशियो देखें तो डेल्टा तरंगों का रेशियो जितना अधिक होगा नींद व्यक्ति की उतनी ही गहरी होगी। यानी यहाँ पर हम व्यक्ति की नींद की गहनता का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ गहनता का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो प्राणी जागृत करने के लिए आवश्यक जो हम बोले तो न्यूनतम उद्दीपक की जो देहली की मात्रा होती है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसके जो बिंदु है उसको हम देख नहीं पाते, जो इसकी सीमा है उसको हम करेक्टली नहीं कह सकते कि यहीं से दूसरी नींद की दूसरी अवस्था की शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ जो आपकी नींद की ये जो अवस्थाएं हैं ये कहाँ तक सही हैं और संतोषजनक हैं इसका मेजरमेंट भी किया गया। और बात करें हम क्लिटमैन की तो क्लिटमैन ने इसमें ये देखा कि जो आपकी 90 मिनट की जो निद्रा है उसको लेने के बाद प्राणी नींद की एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जिसमें मस्तिष्कीय विद्युतीय जो आलेखन है, मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन यानी जब भी ब्रेन का हम इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी मेजर कर रहे हैं उसमें विद्युतीय आलेखन नींद की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर अगर हम उसका आलेखन करते हैं तो जागृता अवस्था के आलेखन की तरह मिलता है। कहने का अर्थ है कि जब नींद की अवस्था पूरी होती है 90 मिनट की जो समय है वो पूरा होता है, तो इस स्थिति में जब व्यक्ति 90 मिनट का नींद ले चुका होता है उसके बाद जो व्यक्ति है वो नींद की एक ऐसी अवस्था में एंट्री करता है जिसमें जो मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन हमको मिलता है वो आलेखन जागृता अवस्था की तरह होता है। यानी वो आलेखन ये शो करता है कि व्यक्ति इस समय जाग रहा है, वो सो रहा होता है लेकिन मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन हमको ऐसा मिलता है कि वो जाग रहा है। ये जो विरोधाभास मिला वो मस्तिष्की इस अवस्था में जो आपकी मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन है जो आपकी जागृतीय अवस्था की तरह होते हैं, ये जो विरोधाभास है इस अवस्था की निद्रा जो होती है सबसे गहरी होती है। कहने का अर्थ है कि अब हम लोग स्वप्न देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि 90 मिनट की नींद ले रहे हैं हम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक, 4 अवस्थाएं पूरी हुई, 5वीं अवस्था में हम एंट्री करने जा रहे हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की तरफ जा रहे हैं। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की तरफ जैसे ही हम बढ़ना शुरू होते हैं इस अवस्था में जो निद्रा की गहराई होती है काफ़ी अधिक होती है। निद्रा की जो अवस्था है ये काफ़ी अधिक और काफ़ी गहरी होती है। इस निद्रा में अगर हम किसी प्राणी को या मानव को अगर हम जगाना चाहें तो थोड़ा सा कठिन होता है, इस अवस्था से जगाना थोड़ा सा कठिन होता है। बाद में इस पर मनोवैज्ञानिक जो थे उस पर रिसर्च करना उन्होंने शुरू किया और इस निद्रा के सहगामियों को ज्ञात करने की कोशिश की, जैसे नेत्र गोलकों में तीव्र गतियाँ होना, पेशी तनाव में कमी, मस्तिष्क में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी मात्रा में बहुत तेजी आ जाती है, वृद्धि हो जाती है और जो मस्तिष्क का आपका तापक्रम है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का उपयोग आपका बढ़ जाता है। तो ये जो आपकी कंडीशन होती है वो आपके रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की कंडीशन दिखाई देने लगती है। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम सोते हैं और निद्रा की हमारी 90 मिनट की टाइमिंग पूरी हो जाती है तो 90 मिनट की टाइमिंग पूरी होने के बाद हमारी मस्तिष्क की विद्युतीय आलेखन में
जागृतावस्था के सिम्टम्स जो होते हैं, जो आवृत्तियाँ होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हम गहरी नींद में उस समय सो रहे होते हैं। आपकी ईईजी शो कर रहे हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन हमारी जो निद्रा है वो काफ़ी गहरी होती है। यहाँ पे जो निद्रा की गहराई है ये शो करता है कि हम नींद की 5वीं अवस्था, कहने का अर्थ है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जा चुके हैं। और इस समय जो हमारी शारीरिक गतियाँ होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती, पेशियों में जो तनाव होता है उसमें कमी हो जाती है, ब्रेन में हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। और जो बात करें हम मस्तिष्क के जो तापक्रम है उसका जो टेम्परेचर है ब्रेन का वो बढ़ जाता है, हम ऑक्सीजन अधिक मात्रा में यूज करने लगते हैं, और जो हमारे आई बॉल्स होते हैं उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है, हमारे आई बॉल में मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो ये जो आई बॉल में हमारे मूवमेंट शुरू होती है, इसी के कारण इसको तीव्र नेत्र गति युक्त निद्रा कहा गया, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो आपका ये शो कर रहा है कि हम इस समय जाग रहे हैं, और ऐसी जो आपकी मस्तिष्क की विद्युतीय आलेखन शो हो रही हैं, इसी के कारण ये लगता है कि हमारी आँखों में जो आई बॉल है वो आई मूवमेंट कर रहे हैं। और ये जो स्थिति होती है व्यक्ति की स्वप्न से संबंधित होती है, कहने का अर्थ है कि इसी निद्रा में हम स्वप्न देख रहे होते हैं, जो आपकी तीव्र नेत्र गति युक्त निद्रा होती है। ठीक है।